बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो आज खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो नेशनल असम्बली में तकरीर की है और उसके साथ अब्दुल कादिर पटेल जो पीपल्स पार्टी के उन्होंने की है, दोनों तकरीरें बहुत ही कमाल की थी। और भी बहुत से हुई हैं, लेकिन ये दो तकरीरें खुसूसन खुर्रम दस्तगीर साहब की तकरीर जो है वो जिसको कहना चाहिए कि मेस्मराइजिंग थी, स्पेल बाउंडिंग थी, एक सहर अंगेज़ खिताब था। और जिस तरीके से उन्होंने एक शीशा दिखाया हुकूमत को, उनका जो नामा अमाल सामने रखा वो दीदी था, एक एक चीज़। वैसे तो मेरा ख्याल है कि कोई बंदा तफसील से इस हुकूमत के कारनामे बताना शुरू करे तो वो 15-20 मिनट की तकरीर जो होती है वो उसके लिए वो उसका अहाता नहीं कर सकती। उसके लिए आपको चाहिए कई घंटे चाहिए, फिर जाके बता सकते हैं कि एक एक चीज़ में ये क्या क्या इस हुकूमत की बदहाली है। उसके साथ ही जो दूसरी बड़ी तकलीफ देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना की जो वैक्सीन है वो ख़त्म है। पहली बात तो यह है कि खैराती वैक्सीन के साथ इस मुहिम का आगाज़ करने वाली हुकूमत, इस ढिटाई से वो डॉक्टर फैसल सुल्तान है जो कि इमरान खान साहब के ज़ाती इदारे के मुलाजिम है, उनको पाकिस्तान की वजारत सेहत दे दी गई है। और ये है कि इनके एक ससुर थे जस्टिस कियानी साहब, इलेक्शन कमीशन के शायद मेंबर थे। तो उस ज़माने में जब इंटर पार्टी फंडिंग 4-5 साल पहले जब शुरू हुआ तो इमरान खान साहब फैसल सुल्तान की मौजूदगी में जस्टिस कियानी को गालियाँ देते थे। तो फैसल सुल्तान बेचारी का माजी जो है वो तकलीफ दे गाली सुनते रहते थे। मैंने भी इनको टेक्स्ट किया, मैंने बताया कि मैं कोई 1.5-2 महीने से एक डोज़ ले चुका हूँ यहाँ एक्सपो सेंटर लाहौर से, और दूसरी डोज़ का इंतज़ार है जिसके लिए मैं 10-12-15 दिन से मुझे कोई इतला नहीं, खुद मेहनत की है, गया हूँ, लेकिन बग़ैर किसी कामयाबी के वापस आ गया हूँ। तो वो फरमा रहे हैं कि जी 1 करोड़ पता नहीं कितने हम लगा चुके हैं वैक्सीन। ये नहीं बताते कि कितने बंदों को लगा चुके हैं, कि 2 वैक्सीन चूँकि लगती हैं तो बदयांती देखें लोगों की कि कह रहे हैं जी 1 करोड़ पता नहीं 20 लाख या 30 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं। ये नहीं बताते कि कुल 22 करोड़ के मुल्क में जिसमें वैक्सीन लगने के लिए 70% आबादी हमारी जो है वो वैक्सीन के जो काबिल है, उसके बाद बच्चे आते हैं। और अगर वो 15-16 करोड़ है तो 15-16 करोड़ में से 60-65 लाख वैक्सीन इन्होंने पिछले 3-4 महीनों में लगाई है, और खैराती के बाद अब 5-5, 10-10 लाख करके मंगा रहे हैं। ये एक दो बातें जो थी ये बात इतनी अहम नहीं थी लेकिन फैसिनेटिंग थी। एक खुर्रम दस्तगीर साहब की तकरीर और फिर फैसल सुल्तान साहब का पता ये कहने के कि वैक्सीन क्यों शॉर्ट है और किस तरीके से उसका अजाला किया जाएगा। फरमा रहे हैं कि हमने ये 1.25 करोड़ वैक्सीन लगा दी हैं, बजाय ये बताने के कि हमने 60 लाख या 65 लाख बंदों को वैक्सीन लगाई है। लेकिन सबसे अहम बात आज की इलेक्शन कमीशन का जो लेटर है जो उन्होंने वजारत पार्लिमानी अमूर को दिया है, और ये किसके पे है, ये अभी जिन्होंने एक बुलडोज करके 18-20 बिल्स असम्बली से मंजूर करवा लिए थे कमाल बेशर्मी से, तो उस पर उन्होंने आज लेटर लिखा और बताया कि किस तरीके से आपने गैर आइनी काम किया है अपनी जगह पे, कि वो सारी उन्होंने चीज़ें हाईलाइट की हैं। जो हल्का बंदी है वोटर के तनासब से नहीं बल्कि आबादी के तनासब के से जो हल्का बंदी है वो आइन के मुताबिक इस तरीके से है। तो इसलिए आप पहली ये गैर आइनी हरकत, दूसरी जो गैर आइनी हरकत जो बड़ी अहम थी कि सेनेट के अंदर जो सीक्रेट बैलेटिंग है ये आइन की तरमीम के बगैर नहीं हो सकती। तीसरा बताया कि जी जो वोटर लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, हुकूमत का नहीं, नादरा का नहीं। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, वो करनी है नहीं करनी, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, इसने रखना है। एक आइन ने दिखाया है कि किस तरीके से आपने 13 तरमीम ऐसी की हैं जो कि आइन से मुतसाबिक है, यानी कि आइन के अंदर तरमीम करके आप उनको किया जा सकता है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने सीक्रेट वोटिंग के ऊपर हाल ही में सेनेट के ऊपर एक डिसीजन दिया था। ना आइन का पता है ना सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से पता है। इससे पहले जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन थी तो वो भी गैर आइनी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी। तो ये वो सारी चीज़ें, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और दुख हुई वो ये है कि बाबर अवान जो कि जिनका नामा अमाल जो है वो इंतहाई डूबियस है, मशकूक है, और जो इस हुकूमत के और अपनी इसी जो खिदमत जो सर अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, हमेशा से ये इनका पूरा कैरियर है। मेरे साथ इनकी शनासाई जो है मेरा ख्याल 48 साल तो हो गए हैं,
जो मेरीन स्टेशन ऐसा ही है। तो हमें एक ही तरीक़ेकार से इन्होंने अपना निज़ाम ज़िंदगी चलाया है। तो बहरहाल कुछ लोगों की ताकत से इन्होंने अभी अपने आप को नंदीपुर पावर प्लांट के नैब से छुटकारा हासिल किया। और ये वो अदालतें हैं जिन्होंने दो पाकिस्तानों की अदालतें हैं कि एक पाकिस्तान के लिए एक इंसाफ है, दूसरे पाकिस्तान के दूसरा इंसाफ है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से बाबर रवान के बारे में पूरे पाकिस्तान जो है, उनके दोस्त भी उनको दुश्मन भी, जो उनको तकरीबन नाम भी सुन रखा है तो नाम ही काफ़ी है, सारे जानते हैं। वो फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये किस तरह कह सकता है, आइन असम्बली की उसमें क्या मुदाखलत कर सकता है। यानी कि ये लोग जो है जिस सिक्का बंदबाजी कर रहे हैं, धोखाबाज हैं। ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और किस तरीके से धूल झोंक रहे हैं कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है जो कुछ बात कर रहा है वो शायद पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहा है। नहीं जी, वो ये कह रहा है कि जिस तरीके से आपने अपोजिशन को निकाल के और चंद दर्जन लोगों को बैठा के, मेरे ख्याल 2-3 दर्जन लोगों को बैठा के, कासिम सूरी साहब जब डिप्टी स्पीकर को बिठाया गया ख़ास निज़ाम के तौर 18 बिल्स पास किए गए, जिसके बारे में स्पीकर साहब असद कैसे ने फरमाया है कि इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए कि हम दोबारा उस पर गौर करेंगे। तो कहते हैं जी वो हमारी कस्टडी में नहीं, अब तो सेनेट के पास हैं। ये बात आपने आर्मी चीफ के ऊपर भी की थी, यही लेटर लिखा था ना, सुप्रीम कोर्ट ने आपका बाजा बचा दिया था। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये एक ख़ास तरीके से सिस्टम्स को आड़े हाथों लिया जा रहा है। और मुझे आज फिर दोबारा यही कहना है कि बाबर रवान जैसों की हरकतें देख के, क्योंकि इमरान खान साहब तो बेचारा मिट्टी का माधू है, जाहिल मुतलिक भी है, नालायक मुतलिक भी है। एक बात उन्होंने आज अच्छी की है, उसका मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँ, और वो अमरीकी टीवी को इंटरव्यू दी है हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, और फरमाया है कि जी हम किसी सूरत में अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। ये बात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वाकई नहीं देंगे तो कौम इनके साथ खड़ी है। लेकिन मुझे लगता ही है कि ये शायद इसको आगे ना चला पाएँ, क्योंकि हमारे जो फौजी जर्नैल हैं उनको भी पता है कि पाकिस्तान की कितनी स्टेक्स हैं और कितने प्रेशर हैं। ये वो सऊदी अरेबिया को फ़ौज भेजने वाली बात नहीं थी जो नवाज शरीफ साहब ने खम ठोक के कहा था कि हम यमन के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी फ़ौज नहीं भेजेंगे। और बहुत प्रेशर या बहुत सऊदी अरेबिया की नाराज़गी मूल लेनी पड़ी थी, लेकिन उसके अंदर और बहुत कुछ स्टेक पे नहीं था। यहाँ पे सब कुछ स्टेक पे है, फिर TF भी है, IMF भी है और पाकिस्तान की इकॉनमी भी है। तो बहरहाल ये उन्होंने अच्छी बात की। इससे कतई नज़र जो मेरा असल इस पर भी कभी बात करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू पूरा आएगा कल, और जब आ जाएगा तो परसों इंशाल्लाह इस इंटरव्यू में बात करेंगे, कोई ख़ास बात हुई तो। बाबर रवान साहब की बात और जो कुछ हो रहा है, मुझे कोई अब इसमें शक नहीं है ये मुल्क जो है इंचिंग्स टूवर्ड मार्शल लॉ है। मुझे लगता है कि सोची समझी स्कीम के तहत, जैसे 1958 के मार्शल लॉ के लिए चंद महीने ऐसे हालात पैदा किए गए कि मार्शल लॉ की सूरत बन गई, 1977 के मार्शल लॉ के लिए भी यही सूरत हाल थी, और मुशर्रफ साहब का जो मार्शल लॉ लगा उसमें भी यही सूरत हाल थी कि 2-3 महीने से हालात ऐसे पैदा हो रहे थे या कर दिए गए थे कि मुल्क जो है वो मार्शल लॉ की तरफ खुद ब खुद उसकी दाम में आ गया, ये गिरफ्त में आ गया। तो बर आखिरी बात यही है कि ये जो कुछ कर रहे हैं और जिस तरीके से आइन का खिलवाड़ किया जा रहा है, तो मेरा ये यकीन जो है मुस्तहकम हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो गैर आइनी मावराए आइन हालात की तरफ गामज़न है या उसके चुंगल में है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।